आपके अपने YouTube चैनल उड़ान द फ्लाई पर आपका स्वागत है। और टीजीटी पीजीटी की जो एक श्रृंखला चल रही है, उसी श्रृंखला के तहत आज हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए कुछ सामान्य जो प्रश्न हैं उन पर तो बात होगी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के विस्तार और उद्भव विकास की चर्चा करते हुए आज हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन और उत्खननकर्ता और साथ में यहाँ से प्राप्त महत्वपूर्ण सामग्रियों पर आज चर्चा होगी। तो चलते हैं और बात करते हैं हम हड़प्पा के बारे में। इससे बात भी हुई थी इससे पहले। हड़प्पा के संदर्भ में अगर देखें, हड़प्पा जो है आप देख रहे हैं, इसका सबसे पहली बार जो जिक्र है हड़प्पा का, सबसे पहली बार जिक्र हड़प्पा टीले का चार्ल्स मैसन महोदय ने किया था। चार्ल्स मैसन महोदय ने इसका सबसे पहली बार जिक्र किया और यह स्थल रावी नदी के, यह स्थल रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो यह स्थल रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। और कल ही बात हुई थी कि यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक स्थल है, मांटगोमरी। जिला है, वहां से ये प्राप्त है। तो कौन सा? मांटगोमरी जिला है। अब यहाँ पर देखना है हड़प्पा किस जिले में स्थित है, मांटगोमरी किस प्रांत में है, पंजाब में, और किस देश में है, पाकिस्तान में, किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। और सबसे पहली बार इस टीले का जिक्र चार्ल्स मैसन महोदय ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स मैसन महोदय ने किया था। इससे पहले एक श्रृंखला की चर्चा हो चुकी है कि बहुत सारे विद्वान इस स्थलों का सर्वेक्षण किए, यहाँ से कहा जाए कि इस स्थलों को उन्होंने प्रकाशित भी करवाया, लेकिन संपूर्ण तरीके से इस स्थल के महत्व को वो नहीं समझ पाए। इवन अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय भी इस स्थल के महत्व को पूरी तरह से नहीं समझ पाए। उन्हें भले से वहाँ से सिक्के प्राप्त हुए, लेकिन उसका संबंध पाश्चात्य जगत से स्थापित करते हुए इस महत्वपूर्ण टीले के महत्व को उन्होंने नकार दिया। लेकिन इसके बाद जब सर जॉन मार्शल महोदय आते हैं तो उनका ध्यान हड़प्पा की तरफ जाता है, हड़प्पा टीले की तरफ जाता है, और उन्होंने इसके महत्व को समझा। और आप देख रहे हैं कि उन्होंने अपने निर्देशन में यहाँ का उत्खनन कार्य कराया और उत्खननकर्ता का नाम था दयाराम साहनी। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि कैसे 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, इस स्थल का उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ और उत्खननकर्ता का नाम दयाराम साहनी था। तो आप देख रहे हैं निर्देशनकर्ता कौन है? सर जॉन मार्शल हैं, जबकि उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी हैं। और कब उत्खनन कराया गया? 1921 ईस्वी में। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि हड़प्पा नामक टीले का उत्खनन कार्य 1921 ईस्वी में शुरू हुआ, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हुआ। और उत्खननकर्ता, चूंकि कई बार हमसे उत्खननकर्ता पूछता है और पहला विकल्प सर जॉन मार्शल देता है और सबसे लास्ट का विकल्प दयाराम साहनी देता है, तो हम जल्दी में इस प्रश्न को भी गलत कर देते हैं कि वो निर्देशनकर्ता के बारे में हमसे बात कर रहे हैं या उत्खननकर्ता के बारे में हमसे बात कर रहे हैं। तो यहाँ हमें दयाराम साहनी को भी समझना है और सर जॉन मार्शल को भी समझना है। समय के साथ बहुत सारे विद्वानों ने इस दिशा में कार्य किया, इस स्थल पर कार्य किया। और उन विद्वानों के क्रम में अगर देखें तो जैसे माधव स्वरूप वत्स, मर्टिमर व्हीलर, अगर हम देखें माधव स्वरूप वत्स
मर्टिमर व्हीलर, माधव स्वरूप वत्स, मर्टिमर व्हीलर, जॉर्ज डेल्स, J.M. किनोयार, और इसके अलावा मिडो जैसे विद्वान और मिडो जैसे विद्वानों ने हड़प्पा टीले पर कार्य किया। तो कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस विद्वान का संबंध हड़प्पा टीले से नहीं रहा है। तो हमें बहुत सारे विद्वानों को याद करने के बजाय हमें यह जान लेना चाहिए कि इस टीले पर देखा जाए सर जॉन मार्शल, माधव स्वरूप वत्स, मर्टिमर व्हीलर, जॉर्ज डेल्स और अभी हाल ही में J.M. किनोयार और मिडो जैसे विद्वानों ने काम किया और इन्हीं के प्रयास से हड़प्पा की प्राचीनता लगभग जैसा स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं कि 3000 ईसा पूर्व के आसपास तक ये ले जा रहे हैं। तो हाल में काम करने वाले जो विद्वान हैं J.M. किनोयार और मिडो विद्वान हैं, लेकिन इससे पहले हम देख रहे हैं 1921 से ही हड़प्पा टीले पर कार्य चल रहा है, जबकि उससे पहले उसका लगातार सर्वेक्षण चलता रहा और इस टीले का जिक्र चार्ल्स मैसोन महोदय ने पहली बार किया था कि ऐसा लगता है कि इसके नीचे कुछ पुरातात्विक सामग्रियां उपलब्ध हैं। तो आगे हम देखते हैं कि जब इन विद्वानों ने इस पर काम किया तो कुछ बहुत सारी सामग्रियां प्रकाश में आई और उस प्रकाश के चलते हुए इस टीले को लोग कई उपनाम से भी जाने, इनका कई अन्य नाम भी रखे। तो जरा सा उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जिसे हड़प्पा को प्रशासनिक नगर की संज्ञा दी गई है। तोरण द्वार का नगर कहा गया है इसे तोरण द्वार का नगर कहा गया है। हड़प्पा देख रहे हैं 4 दीवारी से घिरा हुआ है और प्रवेश करने के लिए कई द्वार हैं, जैसे तोरण द्वार। तो इसलिए विद्वानों ने कहा यह तोरण द्वार का नगर था। और बहुत ऐसे महत्वपूर्ण भवन भी हैं, लोगों को लगता है कि ये प्रशासनिक कार्यालय था। तो आप देख रहे हैं इसे प्रशासनिक कार्यालय के नाम से भी, प्रशासनिक नगर की भी इसे संज्ञा दी गई है। पिगट महोदय हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कौन है? पिगट महोदय हैं। इसे अर्ध औद्योगिक नगर के नाम से भी जाना औद्योगिक नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे अर्ध औद्योगिक नगर के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद के हरूपिया की पहचान भी ऋग्वेद के हरूपिया की पहचान भी हड़प्पा से की गई है। तो देख रहे हैं तोरण द्वार का नगर, प्रशासनिक नगर, जुड़वा राजधानी, हरूपिया का संबंध और अर्ध औद्योगिक नगर के नाम से हड़प्पा को संबोधित भी किया जाता है कि हड़प्पा की उपनाम है। अर्ध औद्योगिक नगर के नाम से किसे जाना जाता है? तोरण द्वार का नगर किसे कहा गया है? प्रशासनिक नगर किसे कहा गया है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो या जुड़वा राजधानी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? पिगट महोदय ने दिया है। किसे कहा गया हड़प्पा के साथ जुड़वा राजधानी में शामिल था पिगट के अनुसार? तो मोहनजोदड़ो को छोड़ करके अन्य विकल्प दे सकते हैं। मोहनजोदड़ो तो वहाँ पर भी आप इसे टिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं
और अर्ध औद्योगिक नगर के बारे में भी आपने देखा। तो ये तो एक सामान्य सी बात हुई हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अब यहाँ पर जब उत्खनन कार्य हुआ तो कुछ विशेष, क्योंकि सामान्य चीज़ों की चर्चा हम आगे करते रहेंगे, तो कुछ विशेष पर भी बात कर लेते हैं कि जब यहाँ पर उत्खनन कार्य हुआ तो कुछ महत्वपूर्ण सामग्रियाँ प्रकाश में आई, और उसमें खास तौर पर बात आपसे पूछा जाता है, जैसे चबूतरे आपको प्रकाश में आ रहे हैं। जैसे लगता है कि लोग यहाँ पर अनाज वगैरह रख कर धोते वगैरह थे, तो निश्चित तौर पर देखा जाए धोते श्रमिक रहे होंगे, तो श्रमिक बस्ती भी प्रकाश में आ रही है। अन्नागार भी प्रकाश में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दुर्ग क्षेत्र के बाहर रावी नदी के किनारे अन्नागार है, इस बात का ध्यान रखना है। जबकि मोहनजोदड़ो से जो अन्नागार प्राप्त है वो दुर्ग क्षेत्र में है, और वह हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशाल इमारत है। इसके अलावा ताम्र उद्योग का ऐसा लगता है कि बहुत सारी ताम्र भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं, और इसीलिए तांबे से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण वस्तुएं यहाँ से प्राप्त हैं। तांबे की इक्का गाड़ी जैसे हुआ, अगर देखा जाए तांबे की भट्टियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं, तांबे के कांसे प्राप्त हुए हैं, तांबे के रथ प्राप्त हुए हैं। तो ये इसलिए हैं यहाँ पर तांबे की जुड़ी हुई बड़े पैमाने पर ताम्र भट्टियाँ, लगभग 16 ताम्र भट्टियाँ प्रकाश में आई हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक ताबूत मिला हुआ है, और ताबूत में रखा हुआ समाधान है, जो कि परंपराएं भारत की नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि मेसोपोटामिया वगैरह में इस तरह की परंपराएं प्रचलन में थी। तो लगता है कोई व्यक्ति यहाँ आया होगा और यहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई होगी, तो उसी की परंपरा में यहाँ पर उसको दफना दिया गया है। तो आप देख रहे हैं शवपेटिका, जैसे R37 कब्रिस्तान के नाम से भी आप आगे देखेंगे, तो उसका संबंध भी हड़प्पा से ही है। तो यहाँ पर ये भी देखिए, और जो यहाँ पर अन्य कंकाल मिले हुए हैं उनके परीक्षण से ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग गठिया रोग से ज़्यादा पीड़ित थे। तो गठिया के सर्वाधिक प्रमाण कहाँ से हैं, तो हमें हड़प्पा से देखने को मिलता है। तो गरुड़ पक्षी, अब पैरों में सांप पकड़े हुए, पुरानी परंपरा है, आप देख रहे हैं, और उसका सुंदर चित्रांकन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर हम चर्चा करते हैं। जैसे हड़प्पा देख रहे हैं यहाँ से वृत्ताकार चबूतरे, वृत्ताकार चबूतरे, श्रमिक बस्ती, अन्नागार, क्या है अन्नागार। इसके अलावा आप देख रहे हैं 16 ताम्र भट्टी, और ताम्र भट्टियों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, जैसे हम देखें यहाँ पर तो तांबे का पैमाना, तांबे का इक्का गाड़ी, तांबे का रथ, तांबे का रथ। और इसके अलावा अगर हम अन्य चीज़ों में देखें तो काष्ठ पेटिका में समाधान, किसमें, लकड़ी के ताबूत में समाधान हमें यहीं पर देखने को मिलता है। R37 कब्रिस्तान के नाम से जिसे जाना जा रहा है, जिसको नंबर पड़ता है। तो समाधान भी चीज़ें देखने को मिल रही है। और यहाँ बहुत सारे कंकालों का जब एनालिसिस होता है तो पता चलता है कि गठिया रोग का प्रमाण भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो गठिया रोग का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल में देखने को मिलता है, तो हमें ध्यान रखना है, हड़प्पा में देखने को मिलता है। साथ में यह देखना है कि ताबूत में रख करके समाधान का प्रमाण कहाँ पर प्राप्त हुआ है, तो यह प्रमाण हमें कहाँ से मिल रहा है, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। R37 कब्रिस्तान का प्रमाण भी देख रहे हैं, यहीं से हैं, इसी को परिभाषित किया गया है। और आगे ताम्र भट्टियाँ बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही, इसलिए तांबे से जुड़े हुए यहाँ पर तांबे की इक्का गाड़ी, तांबे की इक्का गाड़ी भी यहीं से प्राप्त हुई है, तांबे का रथ प्राप्त हुआ है, तांबे का पैमाना यहाँ से प्राप्त हो रहा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सामग्रियाँ हैं जो हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई हैं। तो जैसे आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हड़प्पा सभ्यता का पहली बार जिक्र किसने किया था, उस टीले का जिक्र। बाद में उस टीले पर क्रमवार से कौन कौन से वो विद्वान हैं जिन्होंने काम किया,
साथ में उत्खननकर्ता के नाम को हम लोगों ने देखा, और अभी हाल ही में कौन से वो विद्वान हैं जो हड़प्पा पर काम करके हड़प्पा के संदर्भ में कुछ नई जो तथ्यात्मक बातें थी उनको प्रकाश में उन्होंने लाया। और इसके अलावा जब वहाँ पर उत्खनन कार्य हुआ तो कुछ खास बातें या कहा जाए खास सामग्रियाँ मिली। उन सामग्रियों के आधार पर हड़प्पाइयों के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और कला पक्ष के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, या कहिए कि हड़प्पाइयों के संस्कृति के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इसी तरह इसी श्रृंखला के तहत हम आगे भी हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए अन्य स्थलों को लेकर के आपके सामने आएंगे। जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।